हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आ गए दोबारा से एक नए टॉपिक के साथ। नाम है उसका परम्यूटेशन। आई होप कि आपने इसका पहला लेक्चर तो देखा ही होगा। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि परम्यूटेशन कहते हैं किसे, अरेंजमेंट को। किसे कहते हैं, अरेंजमेंट को। अब सीखते हैं उसके आगे। मैंने कुछ कुछ चीज़ें सिखाई थी, जैसे फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 का क्या मतलब होता है। फैक्टोरियल 5 मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई 5 4 3 2 1 इन अ सीक्वेंस। फैक्टोरियल 5 का क्या मतलब होता है कि हमको 5 4 3 2 1 सबको एक सीक्वेंस में मल्टीप्लाई कर देना है। इसी हिसाब से बताओ फैक्टोरियल 4 का क्या मतलब होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, सो मैंने एक और चीज़ सिखाया था, देयर आर टू वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग एंड फैक्टोरियल। ठीक है, कैसे कैसे, एक तो इस तरीके से दिखा सकते हैं और एक ऐसे दिखा सकते हैं फैक्टोरियल 5 के टर्म में। यानी फैक्टोरियल को कितने तरीके से दिखा सकते हैं, एक ऐसे और एक 5 के ऊपर एक्सक्लेमेटरी मार्क। इसका भी मतलब हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो दोनों का ही मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल। ये साइन भी फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करता है और ये एक्सक्लेमेटरी वाला साइन भी फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करता है। और सीखते हैं धीरे धीरे और क्या क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ठीक है, एक आध सवाल कर लेते हैं पहले। फैक्टोरियल 17 का मतलब बताओ। 17 18 17 16 फिर 15 फिर डॉट डॉट डॉट, इसके आगे कब तक, 1 तक मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अच्छा, अब मेरे को बताओ कि अच्छा मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल 16 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो तो 16 इंटू फैक्टोरियल 15। क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल 15 का भी तो मतलब फिर वही हो जाएगा, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू आगे कैरी ऑन हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता मैं 16 फैक्टोरियल 16 को लिख सकता हूँ 16 इंटू फैक्टोरियल 15। अगर आपका मन है तो आप यहाँ ना रुक करके आगे लगा लो फैक्टोरियल की फैक्टोरियल 14, क्योंकि उसका मतलब भी तो वही हो जाएगा कि भाई 16 फैक्टोरियल 16 का मतलब होगा 16 को मल्टीप्लाई करना लगातार सीक्वेंस में। तो 16 15 14 और 14 पे एक एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो आपको ये क्लिक कर रहा है कि हर बार इतना लंबा चौड़ा लिखने का जरूरत नहीं है। वी कैन यूज दिस टर्म्स इन मिडिल ऑफ द सीक्वेंस ऑल्सो। ठीक है, अब देखते हैं आगे। जैसे मान लो कि एक और करते हैं फैक्टोरियल 20। तो बताओ मैं फैक्टोरियल 20 को क्या लिख सकता हूँ, 20 इंटू 19 फैक्टोरियल क्या लिख सकता हूँ। यहाँ तक क्लिक कर रहा है। अच्छा, या फिर मैं चाहता तो 19 के आगे फिर लिखता 18 इंटू, फिर यहाँ पे मैं रोक देता 17 फैक्टोरियल। अच्छा, तो द क्वेश्चन माइट बी राइजिंग इन योर माइंड इज कि सर व्हेन वी हैव टू स्टॉप, और कब तक हमको इसको कैरी करना है। तो वो आपको क्वेश्चन देख के ही क्लिक करेगा कि कब इसको आगे ले जाना है और कब यहीं पे रोक देना है। आई होप आपको फैक्टोरियल का मीनिंग समझ में आ गया कि फैक्टोरियल में करते क्या है। कुछ नहीं करते हैं, बस चीज़ों को लगातार से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आया, आया समझ में, बोलो भी हाँ ना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा सर, तो मेरे को बताओ, आप एक चीज़ गौर कर रहे हो, 17 का फैक्टोरियल जब लिखना था तो एक कम होता गया 17, उसमें एक कम 16, उसमें एक कम 15, उसमें एक कम 14। ठीक है, ऐसे ही 16 का जब लिखेंगे तो 16, उसमें एक कम 15, उसमें एक कम 14। ऐसे ही करते करते एक कम करना है। तो अगर मान लो मैं आपसे पूछ दूँ फैक्टोरियल n, तो आप क्या बोलोगे, बोलो 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 जल्दी बोलो बोलो। फैक्टोरियल n का मतलब होगा सर n, आपने हर बार कुछ नहीं किया, एक कम किया है, हर बार एक कम किया तो n, फिर इसका एक कम हो जाएगा n-1, इसका एक कम हो जाएगा n-2, डॉट 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 ऐसे करते कहाँ तक, 1 तक। देखो हर बार हम लोग कहाँ तक जाते हैं, 1 तक। तो फैक्टोरियल n लिखना सीख गए क्या आप लोग, पक्का। अच्छा, मैं चाहता तो इसके आगे ऐसे भी लिख सकता था, फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि फिर से ये वही बात होता है, एक कम होता जाता। आपको ये बात तो पता होगी ना, n में एक कम करेंगे तो n-1 मिलेगा, n-1 में एक कम करेंगे तो n-2 मिलेगा। कैसे सर, कैसे सर, कैसे। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा कॉर्नर में थोड़ा सा देख लेते हैं। n में एक कम करने का मतलब क्या, n में एक घटाना। n-1 में एक कम करने का मतलब क्या, n-1 में एक घटाना, यानी n-2। n-2 में 1 सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या, n-3। तो यहाँ तक तो बच्चों वाली खेल है कि एक कम कैसे किया जाता है। ठीक है, तो फैक्टोरियल 17 का मतलब 17 इंटू 16 इंटू 15, आगे आप समझ गए। 16 का मतलब 16 15 और आगे आप समझ गए। और n किसी दिन आ गया तो n का मतलब n इंटू n-1 इंटू n-2 और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस पे बेस्ड हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, आइए एक आधा क्वेश्चंस देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, डिस्कस करते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं आगे कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, देखते हैं। 10 फैक्टोरियल है, फिर 7 फैक्टोरियल है, फिर 3 फैक्टोरियल है। अरे सर इसमें क्या करें, ये तो बहुत ही बड़ा चीज़ हो गया ये तो, इसको कैसे सॉल्व करें। मैंने बोला, मैंने आपको एक चीज़ सिखाया,
10 फैक्टोरियल को कितना लिख सकते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। 10 फैक्टोरियल को कितना लिख सकते हैं, 10 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। क्या यहाँ पे जाके मैं फैक्टोरियल लिख दूँ? हाँ, अभी अभी सिखाया कि 10 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल। क्या यहाँ पे रुक सकता है? मन करता तो आगे भी चलता चला जाता सर 6 फैक्टोरियल पे या 5 फैक्टोरियल 4 आपको क्लिक कर रहा है बात। चलो फिर बताओ मुझे, नीचे कितना है 7 फैक्टोरियल और इंटू में कितना है 3 फैक्टोरियल। ठीक है, क्या आपको नहीं लगता 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट गया, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट गया। तो 3 फैक्टोरियल को क्या मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा, आपको नहीं लगता ये 3 3 ज़ा 9, ये 2 4 ज़ा 8, तो 3 4 ज़ा 12, 10 ज़ा 120, यानी इसका आंसर कितना हो गया 120। क्या आपको क्लिक किया कि इस सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है? आई होप आपको बहुत इजी लग रहा होगा, और वैसे भी अभी इट इज़ क्वाइट इजी टू सॉल्व। ठीक है, तो अभी तो हार्ड वाला पोर्शन आया भी नहीं है। ठीक है, चलते अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल उठाएं। अगला सवाल है 30 फैक्टोरियल अपॉन 28 फैक्टोरियल। 30 फैक्टोरियल अपॉन 28 फैक्टोरियल। आई होप आप ये भी कर लोगे, मुझे पता है आप तेज बच्चे हो। 30 फैक्टोरियल को मनी मन कैसे देखोगे? चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। 30 फैक्टोरियल को मनी मन कैसे तोड़ा? सर 30 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 30 इंटू 29 इंटू 28। ले जाने के लिए तो मैं आगे भी ले जा सकता हूँ 27 ऐसे करके 1 तक, लेकिन मैं यहीं पे ले जाके रोक दूंगा और बोल दूंगा इसके आगे फैक्टोरियल लगा दो। क्यों सर? आपको भी पता है क्यों, क्योंकि इसका मतलब भी तो वही हो गया 28 के बाद 27 26 25। ठीक है, अपॉन नीचे कितना है 28। आपको भी खट से क्लिक कर गया होगा कि सर 28 से 28 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी विल बी लेफ्ट विथ 30 इंटू 29। ये तो आप खट से मल्टीप्लाई कर ही जाओगे, 3 9 27, 2 3 2 6 एंड 2 870। क्या ये क्वेश्चन इजी था? एकदम इजी पीजी क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस करूँ पक्का? चलो डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल। क्वेश्चन है 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व कीजिएगा इसको, बताओ, सोच समझ के बताना, हड़बड़ाना मत। 11 फैक्टोरियल है सर, 11 फैक्टोरियल का मतलब होता है 11 इंटू 10 इंटू ये। अच्छा मैं बता दूँ, मनी 11 फैक्टोरियल को क्या मैं लिख सकता हूँ 11 फैक्टोरियल। ठीक है, या 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। क्या यहाँ तक कोई दर्दनाक बात? अच्छा, माइनस में क्या है 10 फैक्टोरियल, क्या यहाँ तक कोई दर्दनाक बात? अच्छा, और नीचे कितना बच जाएगा? नीचे बच जाएगा 9 फैक्टोरियल। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। मैंने 11 फैक्टोरियल को क्या मैं लिख सकता हूँ 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। हाँ सर लिख सकते हैं। 10 फैक्टोरियल को एज इट इज़ रहने दिया। अब आप मुझे बताओ क्या मैं इसमें और इसमें 10 फैक्टोरियल कॉमन ले सकता हूँ? हाँ सर ले सकते हो। 10 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो बचा क्या? इसके पास 11 था तो 11 बच गया, और इसके पास कुछ नहीं था तो क्या बच गया 1। ठीक है, और नीचे कितना बच गया 9 फैक्टोरियल। कितना बच गया 9 फैक्टोरियल। तो अब जल्दी से मेरे को देख के बताओ 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 11 माइनस 1। आपको नहीं लगता 10 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ कितना 10 इंटू 9। अच्छा, और 11 माइनस 1 खुद कितना बच जाएगा 9 फैक्टोरियल। क्या मैं 10 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। अच्छा, और खुद 11 माइनस 1 कितना बच जाएगा 11 माइनस 1 बच जाएगा 10, और इधर नीचे क्या है 9 फैक्टोरियल। आपको नहीं लगता 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएंगे और बच कितना जाएगा 10 इंटू 10 100। तो एकदम अभी तक ईजी। ठीक है, इजी मेथड्स, इजी सवाल। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं आगे क्या क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा, सारा कुछ डिस्कस करते हैं यहाँ। चलो फिर अगला है अपने को सॉल्व करने वाला है। ठीक है, अब सॉल्व तो अपन करेंगे, लेकिन पहले छोटा मोटा सवाल देखते हैं। एक और सवाल, n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 90 इंटू n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 90 इंटू n-1 फैक्टोरियल। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ n करना है, n का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, n का वैल्यू पता करना है। ये तो पार्ट काम का नहीं है, बस आप इस पे फोकस करो कि n+1 फैक्टोरियल है इंटू 90 इंटू n-1 फैक्टोरियल है। n का वैल्यू फाइंड करके बताओ कैसे फाइंड करेंगे, बताओ कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहला काम तो अपन यही जानते हैं लीनियर इक्वेशन में व्हाट डू वी डू। हम एक काम करते हैं कि एक जैसे पार्टी को एक साथ रख लेते हैं। ठीक है, एक जैसे को एक जैसे लोग पसंद है। n+1 फैक्टोरियल इधर है, n-1 फैक्टोरियल इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो आपको भी पता है जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई में है व्हेन इट विल गो इन LHS इट विल
बी इन डिवाइड, और अगर इधर डिवाइड में होता तो उधर जाके मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इधर सॉल्यूशन में सॉल्व कर रहा हूँ। n+1 फैक्टोरियल, वहाँ से इसको खुद को आके यहाँ ले आए n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, इज इक्वल टू इधर कितना बच गया 90, यानी अब अपने लिए सॉल्वेबल पार्ट कितना दूर का हो गया, इतने दूर को अपने को सॉल्व करना है। पक्की बात। चलो अभी अभी मैंने एक चीज़ सिखा थी कि फैक्टोरियल का मतलब कुछ नहीं है, अपने को बस एक घटाते जाना है। कितना घटाना है, एक। तो अब खुद सोचो, जिस दिन मैं n+1 को खोलूंगा तो पहला टर्म तो n+1, ठीक है। दूसरे टर्म के लिए मैं क्या करूँगा, दूसरे टर्म के मैं 1 घटाऊंगा, और n+1 में 1 घटाऊंगा तो बताओ क्या n बचेगा। हाँ सर n तो बचेगा। फिर इसके अगले टर्म के लिए क्या करूँगा, उसमें भी 1 घटाऊंगा, तो n में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n-1, और इसी के आगे अपन क्या चिपका देंगे, फैक्टोरियल, और अपॉन इधर कितना बच गया n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू इधर कितना हो गया 90। आपको नहीं लगता n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कट गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर अब हमारे पास कितना बच गया n+1 इंटू n इज इक्वल टू 90। पक्की बात, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलो अब इसके आगे जो 10th के बच्चे होते हैं ना, वो ऐसे सोचते हैं कि n+1 है, इधर n है, इधर 90 है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुल जाएगा, ऐसे सॉल्व करना है। यही सॉल्व करते हैं ऐसे 10th के बच्चे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 को इधर ले आएंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, उसको सॉल्व कर देंगे। लेकिन 11th में अपन ऐसा काम नहीं करेंगे। 11th में जितना हो सके हम लोग ट्राई करेंगे चीज़ों को ओरली सॉल्व करने का। मैं आपको दिखाऊँ, आप मेरे को एक चीज़ बोलो, क्या ये n+1 है, क्या ये n है। आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये जितना है उतना ये एक कम है। n+1 से n कितना कम है, एक कम है, तो ये जितना उसमें ये एक कम। तो हम कोशिश करेंगे कि RHS भी हमारा ना वैसा ही कुछ तब्दील हो जाए। तो आप मनी के आंखों से देखोगे तो n+1 इंटू n दिखेगा, और आपको RHS दिखेगा 10 इंटू 9, 10 इंटू 9। क्या आपको नहीं लगता n+1 10 के जगह पे और 9 n जो है 9 की जगह पे होगा। क्या हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? हाँ सर, किसी भी दो को कंपेयर कर लो, या तो n+1 को कंपेयर कर लो या फिर n को कंपेयर कर लो, और दोनों को ही कंपेयर करके कितना आ जाएगा n इज इक्वल टू 9। क्या आपने ये टेक्निक सीखा? अब 11th में हम ये काम नहीं करेंगे। 11th में हम सीधा डायरेक्ट सॉल्व करेंगे कि सर हमको कोशिश करना है कि इस वाले टर्म को देख के इसको हम बदलें, यानी जैसा इधर वैसा ही इधर, और दोनों तरफ कंपेयर कर लें। इसका मैं एक बेहतरीन एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो, जैसे मुझे पता है बहुत बच्चों को यहाँ पे दर्द हो रहा होगा कि सर ये आपने कैसे कर लिया कंपेयरिंग। मैं सिखाता हूँ कैसे कर लिया कंपेयरिंग। ठीक है, देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन पहले। ठीक है, एग्जांपल में देखना, x + 1/x इज इक्वल टू अगर मान लो 17/4 है, कितना है 17/4 है। ठीक है, तो जनरली बच्चा क्या करता है ना, इसको मल्टीप्लाई करेगा, एलसीएम लेगा पहले, x/1 + 1/x इज इक्वल टू 17/4। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेके उसके पास कितना आ जाएगा x, इधर कितना आ जाएगा x² + 1, इधर कितना आ जाएगा 17/4। इसको इधर भेजेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा 4x² + 4 इज इक्वल टू 17x। 17x को इधर बुला लेगा, ये हो जाएगा 4x² - 17x + 4 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दर्दनाक बात नहीं, और होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ तक सब एकदम बेहतरीन तरीके से चल रहा है। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे, ऐड करने पे -17 आए और मल्टीप्लाई करने पे 16 आए? तो ऐसा तो दुनिया में एक ही नंबर है सर, जहाँ तक मेरे को पता है, वो है 4x², और वो है -4x और 4x। ऐड करने पे क्या चाहिए, 16 चाहिए, ऐड करने पे 17 चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे 16 चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है? वो तो बस एक ही नंबर है, -16x और -x + 4 इज इक्वल टू 0। इसमें 4 कॉमन ले लेते थे हम, ये तो अभी बेसिक 10th वाले ही चल रहे हैं। ठीक है, 4x कॉमन ले लेते थे, तो इधर क्या बचता था x - 4। अच्छा, इधर भी अगर -1 कॉमन ले लेंगे तो x - 4 इज इक्वल टू 0। अब पूरे में x - 4 कॉमन ले लेते हैं, तो x - 4, इधर हो जाएगा 4x - 1 इज इक्वल टू 0। एक बार हम इसको 0 के बराबर करते थे, ठीक है, एक बार इसको 0 के बराबर करते थे, तो x - 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना 4। और एक बार इसको 0 के इक्वल टू कर देते हैं, यानी 4x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना 1/4। तो अपने पास कितने वैल्यूज आए, एक x इज इक्वल टू 4, एक x इज इक्वल टू 1/4। लेकिन अब 11th क्लास में ना हम लोग ये सारी काम नहीं करेंगे। कर लिया जितना हमको मजदूरी करना था हमने 10th क्लास में कर लिया, बहुत मजदूरी किया, बहुत कैलकुलेशन किए, बहुत कुछ किया। लेकिन अब 11th क्लास में ना डायरेक्ट चीज़ें दिखनी चाहिए अपने को
कैसे सर, आप क्या दिखाना चाहते हैं? मैं दिखाना चाहता हूँ, आप बस आंसर दिमाग में रखना। आंसर हमने सॉल्व करके कितना लाया था, x इज इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 1/4, ठीक है। x के नाम पे दो वैल्यू, एक 4 एक 1/4, ठीक है। अब दिख जाए, मैंने बोला x प्लस 1/x है ना, कोशिश करो कि अगर इधर भी वैसा ही कुछ दिख जाए ना कि एक चीज अपॉन उसका रेसिप्रोकल, ये देखो ना, ये x है और उसके बगल में उसका रेसिप्रोकल ऐड किया है। क्या किया है, x है, उसके बगल में उसका रेसिप्रोकल ऐड किया है। तो क्या मैं इसको भी ऐसे नहीं कन्वर्ट कर सकता कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 17/4 को मैं लिख सकता हूँ क्या? मन की आंखों से देखो, 4 प्लस 1/4, क्या आपको क्लिक करता है? 4 प्लस 1/4, जिस दिन एलसीएम लेंगे उस दिन हमको 17/4 दोबारा से मिल जाएगा। हाँ सर, दिखता तो है। तो मुझे बताओ, क्या आपको नहीं लगता ये अगर x की जगह पे इसको रखूँ तो 1/x की जगह ये भी इसी की तरह बिहेव कर रहा है? यहाँ x है, यहाँ 1/x, इसका रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे भी 4 है, इसका 1/4 है। तो यहाँ से ना आप डायरेक्ट आंसर बोल सकते हो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड करके, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड करके डायरेक्ट भी आंसर बोल सकते हो कि भैया x तो 4 के बराबर होने वाला है, x तो किसके बराबर होने वाला है, 4 के बराबर। तो अब चीज़ों को ना आप काफ़ी ईजिली टैकल कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से जब पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखाया था कि n प्लस 1 इंटू n इज इक्वल टू कितना था, 90 था। तो आपको कोशिश कुछ नहीं करना है, अगर इस टाइप का सवाल जब भी आए तो आप ट्राई करो कि बस जैसा इधर है ना वैसा ही इधर बन जाए। मतलब इधर n प्लस 1 है, यानी इसमें ये एक कम है, इधर भी ऐसा ही कुछ हो जाए, इसमें एक कम, तो अपन डायरेक्ट वैल्यूज लिख देते। तो मैंने बोला कि n प्लस 1 इंटू n, मैं क्या 90 को लिख सकता हूँ 10 इंटू 9। अब देखो ना, अगर n प्लस 1 कितना, इससे एक ज़्यादा है, तो क्या 10 9 से एक ज़्यादा नहीं है? और n क्या है, n प्लस 1 से एक कम है, तो क्या 9 10 से एक कम नहीं है? तो ऐसा कभी भी दिखे तो आप डायरेक्ट बोलते हो कि सर इसका मतलब है कि n इज इक्वल टू कितना होगा, 9। n इज इक्वल टू कितना होगा, 9। आप बोलेगा, बहुत बच्चे बोलेगे सर इसको इसके इक्वल नहीं कर सकते। मैंने बोला बिल्कुल करो, तब भी आंसर वही आना है। n प्लस 1 इज इक्वल टू 10 करके देखो, n प्लस 1 इज इक्वल टू 10। जिस दिन आपने ये किया माइनस प्लस 1 को उधर भेजा, वो माइनस हो गया, और माइनस होके अपने को कितना मिल जाएगा, 9। दोनों ही वेज में अपने को आंसर कितना मिलना है, 9। तो ये सब अब थोड़े बहुत टेक्निक आपको पता होने चाहिए कि 11th क्लास में अपन इस हिसाब से चलते हैं और काम करते हैं, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। एक और सवाल दो इसी बेसिस पे, आप बना लोगे? चलो देखते हैं आप बना पाते हो कि नहीं, ठीक है। मान लो मैंने आपको दिया n प्लस 2, n प्लस 3 या n प्लस 1 और n, ठीक है, और मैंने दे दिया इधर 24 और इसको सॉल्व करना है। तो बहुत बच्चे क्या करेंगे ना, पहले इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर क्यूबिक इक्वेशन आएगा, क्यूबिक इक्वेशन में 24 को इधर ले आएंगे, फिर ये वो दिस दैट हीट एंड ट्रायल मेथड पे जाएंगे, एक फैक्टर पहले 1 पुट करके देखेंगे 2, जिस पे 0 टकरा जाएगा। ये 10 तक हो गया यार, जो बकवास करना था। अब तो आप ऐसे सोचो, सर n प्लस 2 है, n प्लस 1 है और इधर n है, क्या इससे ये एक कम है? हाँ, n प्लस 2 से n प्लस 1 एक कम है, माइनस करो ना, एक माइनस करो इस पे पहुंचोगे, इसमें एक माइनस करो इस पे पहुंचोगे। तो बस 24 को भी आप कोशिश करो कि ऐसे ही फॉर्म में दिख जाए, और आप जब मन की आंखों से देखोगे तो आपको पता चलेगा 24 भी होता है 4 इंटू 3 इंटू 2। क्या 4 से 3 एक कम है? हाँ। 3 से 2 एक कम है? हाँ। तो आप डायरेक्टली यहाँ से बोल दो कि n का वैल्यू 2 होता है, सीधा कंपेयरिंग करके डायरेक्टली बोल दो कि n का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। क्या ये छोटी मोटी बेसिक्स आपको समझ में आई? डायरेक्ट बोलना सीखो आप कि हाँ सर n का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, n का वैल्यू कितना होगा, 2। अब आप चाहो तो n प्लस 1 को भी 3 के बराबर करो, तब भी 2 ही आना है, या n प्लस 2 को भी 4 के बराबर करो, तब भी 2 ही आना है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके आपको पता होने चाहिए ताकि आपके कैलकुलेशन, आपके वर्क्स ईजी हो जाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर, ठीक है। मे भी अगले सवाल में भी इसी टाइप का कोई पैटर्न अपने को दिख जाए, ठीक है। अगला सवाल है n प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू 60, n प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू बराबर 16 इंटू n माइनस 1, 60 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। और इसमें भी एग्जैक्ट वही काम करना है कि n का वैल्यू पता करना है, n का वैल्यू पता करना है। बताओ n का वैल्यू कैसे पता करेंगे? तो n का वैल्यू कैसे पता करते हैं? अच्छा, पहली बात तो ये इधर मल्टीप्लाई में, इसको इधर किसका दिया, डिवाइड में। सबसे पहला काम, तो अकल का अंधा भी यही काम करेगा ना। तो n प्लस 2 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल को क्या क्या है, इधर डिवाइड में भेज दिया, तो इधर क्या गया, n माइनस 1 फैक्टोरियल, इधर इक्वल टू इधर कितना हो गया, 60। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आती है? हाँ सर समझ में आती है। तो देखते हैं, क्या मैं n प्लस 2 को सॉल्व करना सिखाया, फैक्टोरियल को कैसे तोड़ दे। देखो देखो देखो, अभी अभी सॉल्व करना सिखाया। फैक्टोरियल का मतलब है कुछ नहीं करना, बस एक घटाते जाना है। तो सर पहले n प्लस 2 लिखा, फिर आपने मनी मन 1 सब्ट्रैक्ट किया तो इधर आ गया n प्लस 1, फिर इसमें भी 1 सब्ट्रैक्ट किया तो इधर आ गया n, ठीक है, और इसमें भी 1 सब्ट्रैक्ट किया तो इधर आ गया n माइनस 1। सर ऐसे करते गाड़ी चलाते जाएंगे? नहीं, ऐसा तो हम तो फिर इन्फिनाइट बार लिख देंगे। तो सर कहाँ पे रुकना है? तो बस आपका जहाँ मन करे वहाँ फैक्टोरियल डाल दो और गाड़ी रोक दो, ठीक है। अच्छा, अब नीचे भी कितना है, n माइनस 1 का
फैक्टोरियल इज इक्वल टू इधर कितना बचा 60। क्या आपको नहीं लगता n-1 का फैक्टोरियल n-1 का फैक्टोरियल खट से उड़ गया। अब जो तेज बच्चे हैं ना केवल वही मेरे को जवाब दे सकते हैं। अब गौर से देखो, क्या फिर से ये ऐसा दिखा n+2, इसमें एक कम n+1, इसमें एक कम n। तो अब आप मन ही मन बस अब कुछ नहीं करना, इन सबको मल्टीप्लाई करने का बेवकूफ़ी कुछ नहीं करना, मन ही मन बस ये सोचो कि सर 60 को कैसे तोड़ लूँ कि एक उसमें एक कम उसमें एक कम। सोचो 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 सोचो। अच्छा मैं आपको हिंट देता हूँ, क्या मैं 60 को नहीं लिख सकता 5 4 3? मन ही मन सोच के बताओ, सोचा, क्लिक किया बात? हाँ, तो यानी सर n+2 n+1 और n किसके इक्वल हो गया 5 × 4 × 3। तो सर डायरेक्ट यहाँ से चिपका था n = 3। मैंने बोला हाँ यही तो करते हैं 11th में। 11th में अपने पास इतना टाइम नहीं होता भाई कि अपन इस पे डिस्कशन करते रहे कि ये क्यूबिक खोलो, हीट एंड ट्रायल मेथड करो। नो ब्रो नो, तो डायरेक्ट n = 3। क्या आपको यहाँ तक बात क्लिक थी? हाँ, तो इसमें हमने दो चीज़ें सीखी। पहला चीज़ कि फैक्टोरियल के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, यानी हमने कॉन्सेप्ट सीखा फैक्टोरियल के बारे में कि हाउ टू डील विद द क्वेश्चंस एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अबाउट फैक्टोरियल, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि हमने कुछ ऐसा बेसिक चीज़ सीखा जो शायद हम 10th में अप्लाई नहीं करते थे, बट 11th में आने के बाद अपने को वो सीखना है। और बढ़ते हैं आगे, एक आध और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मैं आज आपका पूरा फैक्टोरियल क्लियर करके जाऊँगा कि फैक्टोरियल से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ोगे नहीं। जैसे मैं एलसीएम का भी एक नया तरीका सिखाता हूँ, चलो आप देखो और सीखो। जैसे बड़े बड़े चीज़ों का कैसे एलसीएम लेते हैं सर, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि 8 फैक्टोरियल ऐसे करते हैं, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल, इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम पता करो, इसका एलसीएम क्या होगा। तो कैसे निकालोगे आप, ठीक है। अगर आप उस मेथड से जाते हो, किस मेथड से, वो ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके, तो वो ये तो इसमें लगने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े बड़े वर्ड्स फैक्टोरियल है। और फैक्टोरियल का मतलब भी आप समझते हो, 6 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6 5 4 3 2 1 सब मल्टीप्लाई में, 7 फैक्टोरियल का मतलब 7 4 7 6 5 4 3 2 1, 8 का मतलब 8 7 5 4 6 3 2 1। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टास्क कि हम उस मेथड से जाएँ, तब नया मेथड सीखते हैं, ठीक है। चलो सीखते हैं पहले इस क्वेश्चन से हट के। राइट नाउ अभी इस क्वेश्चन पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। एलसीएम का मतलब पहले समझो। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये बात तो आपको भी बचपन से पता थी, लेकिन ये सिर्फ आपको बचपन से पता थी, आपको फील नहीं था इस चीज़ का कि भैया लोएस्ट क्या है, कॉमन क्या है, मल्टीपल क्या है। तो आपसे हमेशा ध्यान रखो कि एलसीएम लेते वक्त ना कॉमन चीज़ को तो पहले ही साइड कर लो। क्या बोला सर आपने? कॉमन चीज़ को पहले ही साइड कर लो। मतलब मैंने समझा, मैं अगर आपको बोलता हूँ ना 32 और 36 का एलसीएम निकालो, तो आप तो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जाते हो। मैंने बोला अब हम वो काम नहीं करेंगे, अब हम 11th क्लास में आ गए, अब हमको 32 और 36 का एलसीएम निकालना है। तो पहले तो वो चीज़ बाहर निकाल के रख लो जो भाई इसमें कॉमन है। अब बताओ 32 और 36 में क्या ही कॉमन आ सकता है? सबसे बड़ा नंबर जो हमको दिखता है 4, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। तो खट से 4 बाहर निकाल लिया, वो तो मल्टीप्लाई में बैठेगा, और अंदर ही अंदर इसके जगह कितना बच गया 8, इसके जगह कितना बच गया 9। कितना बच गया 9। तो इधर 4 आ गया और अंदर ही अंदर कितना बच गया 8 और 9। और 8 एंड 9 का तो बच्चा भी जवाब दे देगा कितना होता है एलसीएम, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके कितना 72। बस 72 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 72 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 4 से। तो 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 288 डायरेक्ट आंसर। देखा कितना फास्ट था। अब देखो आपके ओल्ड मेथड से आप क्या क्या गड़बड़ी करते हो। ओल्ड मेथड में क्या क्या करोगे? पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लोगे, फिर 2 से लगाओगे, 2 16 जा, 2 18 जा, 2 8 जा, 2 9 जा। अब तो कटेगा भी नहीं, 2 2 जा 4 और इंटू 8 इंटू 9। देखो घूम फिर के बात वहीं पे आई कि 4 को आपके किससे मल्टीप्लाई करना है 8 इंटू 9 से, ठीक है। बात वहीं पे पहुंचेगी, लेकिन यही है कि आप कितने फास्ट और कितने एक्यूरेट तरीके से एलसीएम निकालते हो, ठीक है। चलो एक और एलसीएम बनाओ, 24 और 36 का बताओ कितना होगा। तो पहले तो बाहर उसको निकाल लो भाई जो दोनों में कॉमन है, निकाल लो खट से बिना सोचे समझे। बताओ 12 और 36 में क्या कॉमन है? सीधा 12, ठीक है 12। तो कितना बच गया 2 और 3, कितना बच गया 2 और 3। तो मुझे बताओ अब 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6। तो बस 12 को उससे मल्टीप्लाई कर दो 72। क्या सर हो गया एलसीएम? मैंने बोला हाँ हो गया ना, करना था ना जितना मजदूरी कर लिया 10th तक में। अब तो सीधा फास्ट एंड फॉरवर्ड बनो। यहाँ सर एलसीएम निकालना 12 चक बात खत्म, पक्की बात। हाँ अब आप बहुत बच्चे बोलोगे सर मेरे को विश्वास नहीं होता, आपने जो निकाला सही निकाला। तो लो भैया आपको अभी भी मजदूरी करना पसंद है तो आप चेक कर लो। 2 12 जा, 2 18 जा, 2 6 जा, 2 9 जा, 3 2 जा, 3 3 जा। अब आप कर ही लोगे, 2 दूनी 4 दिया, 12 दूनी 24 दिया 72, 24 दिया 72। हाँ देखा, अब इतना कौन करेगा?
नहीं क्लिक किया। अच्छा, इससे अपने को दो फायदे मिलते हैं। पहला तो अपना एलसीएम का पावर फास्ट हो जाता है, क्योंकि आप बड़े बड़े सीरीज भी आपके सामने उठ के आएगा ना, धाड़ धाड़ आप सीधा करोगे। जैसे मैं बोलूँगा 36 और 38 का एलसीएम क्या होगा, तो आप मन ही मन कुछ नहीं करोगे, पहले 36 और 38 में जो बाहर निकलने वाला है उसको निकाल लोगे। तो 36 और 38 में कौन बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा। अंदर अंदर कौन बच जाएगा, 18 बच जाएगा, और फिर कितना बच जाएगा, 19 बच जाएगा। और 18 और 19 का तो सबको पता है क्या होता है, मल्टीप्लाई, और इस दोनों को इससे मल्टीप्लाई, खट से एलसीएम। समझ में आया? हाँ, एलसीएम निकालने का एक और नया और बेहतरीन तरीका हमने जान लिया। ठीक है, इसके दो फायदे हैं। पहला, हमारा एलसीएम का जो कैलकुलेशन होता है वो फास्ट हो जाता है, एलसीएम का जो होता है कैलकुलेशन वो फास्ट हो जाता है। और दूसरा कि ऐसे सवाल जहाँ पे एलसीएम हमको लगता है नहीं भी निकलेंगे, वैसे सवाल के भी हम एलसीएम निकाल देते हैं, जैसे अभी मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। आप गौर से बस देखते रहो। ठीक है, अच्छा चलो एक जाते हुए एक छोटा मोटा सवाल, 6 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 6 और 10 का। वैसे मैं तो बोलता हूँ, मैं तो डायरेक्ट बोल दूंगा 30 होगा, लेकिन आप मन ही मन आप करके देखो। 6 और 10 में क्या कॉमन आ गया, खट से निकाल दो बाहर। 6 और 10 में क्या कॉमन, 2 कॉमन, बच कितना गया 3, और इधर कितना बच गया 5। ठीक है, 3 और 5 का एलसीएम 15, 30। देखा, डायरेक्ट ऑन दी वे। ठीक है, अच्छा सर इसका फ़ायदा क्या होता है, समझ में आ रहा है ना? हाँ समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में भर देना कि हाँ सर क्लिक कर रहा है, मेरे को एक एक चीज़ समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं सर ये इसमें कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो मैं बोला कि अपने को इसका एलसीएम निकालना है। हाँ साहब निकालना है, तो कुछ मत करो, इसको बैठा के रखो आराम से। हाँ सर बैठा हुआ है। अब क्या करूँ, मैंने बोला 6 फैक्टोरियल को एज इट इज़ रहने दो। 7 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 × 6 फैक्टोरियल। क्या मैं लिख सकता हूँ 7 फैक्टोरियल को 7 × 6, क्योंकि 7 फैक्टोरियल का मतलब होगा 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो 7 × 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल का खुद मतलब होता है 6 × 5 × 4 × 3 × तो वही चीज़ तो है। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या 8 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। गौर से देखो, क्यों सर, क्योंकि हमको कितना लिखना था, 8 फैक्टोरियल का मतलब होता है 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1। तो 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल लिख देना। और 6 फैक्टोरियल का मतलब भी तो अंडरस्टूड है कि वो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होगा। तो अपन उतना नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट बोल देते कि हाँ अब ये सब मामला तो अंडरस्टूड है। ठीक है, अब मेरे को बताओ सब में कॉमन क्या दिख रहा है, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। और अभी अभी सीखा एलसीएम निकालना है, पहले तो कॉमन वाले चीज़ को बाहर फेंक दो भाई। फेंक दिया बाहर, अंदर ही अंदर बच के आ गया। इसके जगह पे 1, इसके जगह पे 7, इसके जगह पे गौर से देखो 56 बचा। पक्की बात। अब मुझे बताओ, मन ही मन बताओ, 1 और 7 का एलसीएम कितना हुआ, 7। 7 और 56 का एलसीएम कितना हुआ, 56। हमेशा याद रखना, ऐसे नंबर, दो ऐसे नंबर जो आपस में एक ही टेबल में आए उनका एलसीएम बड़ा वाला हो जाता है। ठीक है, यानी 56 7 के टेबल में आता है, हाँ आता है, तो बड़ा वाला ही एलसीएम बन गया। पक्की बात। तो 1 और 7 का एलसीएम 7, 7 और 56 का एलसीएम 56, यानी इस पूरे ओवरऑल का एलसीएम कितना हो गया 56। इसका एलसीएम कितना हो गया 56। और बाहर कौन बैठा था 6 फैक्टोरियल। कौन बैठा था 6 फैक्टोरियल, वो क्या हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई। लेकिन आपको पता है 56 खुद कितना होता है, 6 फैक्टोरियल इंटू 56 कितना होता है 8 × 7। तो आपको नहीं लगता 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, ये तो एक तरीके से क्या लिखा हुआ है 8 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है, 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। और 6 फैक्टोरियल का ही मतलब हो जाएगा 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी वो खुद कितना लिखा हुआ ओवरऑल 8 फैक्टोरियल। कितना लिखा हुआ 8 फैक्टोरियल। तो अब यहाँ से अपने लिए ट्रिक ही बन गया कि अब बार बार सॉल्व नहीं करेंगे। बोर्ड्स के एग्जाम में अगर पूछ दे तो सॉल्व इसी मेथड से करेंगे, लेकिन अब ट्रिक ही बन गया कि 6, 7 और 8 फैक्टोरियल दे दे और सीधा पूछ दे एलसीएम कितना, तो बड़ा वाला इज द आंसर, राइट आंसर, सीधा। अब सोचना ही नहीं है इसके आगे पीछे कुछ भी कि अच्छा ये होगा, अच्छा वो होगा, कुछ सोचना ही नहीं है, एकदम बात ही खत्म है भाई। फिर तो क्या पक्की बात, हाँ समझ में आ रहा है। चलो फिर अब मैं एक और सवाल पूछूं। चलो अब इसी बात पे एक छोटा सा सवाल डिस्कस कर लेते हैं। मेरे को बताओ आप एलसीएम ऑफ, ठीक है डिस्कस करें, 9 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, इसका एलसीएम कितना होगा। तो बस अब आप डायरेक्ट आंसर मारोगे कि सर इसका आंसर 12 होगा। ठीक है, प्रोसेस पता ही है क्या क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो अपन ने आज बहुत सारी चीज़ें सीखी। वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग सीखा कि फैक्टराइजेशन में हम पहले जितना मजदूरी करते थे अब उतना नहीं करेंगे। वी हैव टू, देखो हार्ड वर्क तो करना ही, बट हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। ठीक है, तो अगेन फैक्टराइजेशन को कैसे सॉल्व करना है, ट्राई करो कि इधर जैसा दिख रहा है वैसा ही इधर भी बनाने का, एक वो मेथड। दूसरा मेथड कि हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम्स ऑफ फैक्टोरियल, वो सीखा। तीसरा कि एलसीएम कैसे निकालना है, उसका भी एक शॉर्टकट मेथड सीखा। और चौथा कि अब फैक्टोरियल का एलसीएम कैसे निकालना है। तो अब मेरे को बताओ, आप अब निकालने के लिए बैठोगे कि आप डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे अब कि हाँ नहीं भैया अब तो हमसे सॉल्व होगा डायरेक्ट, अच्छा एलसीएम लेना है, ले भैया सॉल्व खत्म। ठीक है, क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत सारे ऐसे ऐसे सवाल आएंगे जिसमें आपको दे देगा ऐसे 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल, 1/7 फैक्टोरियल, और इधर दे देगा x/8 फैक्टोरियल। अब बोल देगा कि x का वैल्यू पता करो। ठीक है, तो वैसे तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं,
ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं। चलो ये भी एक क्वेश्चन के तौर पे कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन बेसिकली जो बच्चा सबसे पहला ट्राई मारता है वो ये कोशिश करता है कि यहाँ और यहाँ वाला फैक्टर एलसीएम ले ले। अब उसको यही नहीं पता जब 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल का एलसीएम कैसे लिया जाए, तो फिर वो सवाल को सॉल्व ही कैसे करेगा। तो इस टाइप को सवाल को सॉल्व करने में हमको ये मेथड या ये बेसिक चीज़ काम आता है। ठीक है, इसलिए एलसीएम का पता होना जरूरी है। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, तो क्या ये आप सॉल्व करके लाओगे? कमेंट सेक्शन में मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना। अगर आपको क्लियर विजिबल नहीं है तो मैं आपको बता दूं 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल। इसमें x का वैल्यू कितना होगा, यू हैव टू फाइंड द आंसर एंड कमेंट इट कि आंसर कितना होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।